कमोबेश 2 साल से अब हम ये सुन रहे हैं कि आइन क्या कहता है, इलेक्शंस कब होल्ड करवाने चाहिए, असेंबली की मुद्दत क्या होती है, अगर असेंबली तहलील हो जाए तो खुद ब खुद 6 माह में इलेक्शंस होने चाहिए। वहाँ से मामला शुरू हुए थे। उसके बाद लीगैलिटी क्या है, कौन किसका आइनी इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है, इस पर एक और झगड़ा शुरू हुआ था। उसके बाद हम आज यहाँ पर आ गए हैं कि अब हमारे 2024 के इलेक्शंस तो हो चुके हैं। अब उनकी जो शफाफियत है उसके ऊपर तो सवालिया निशान उठ ही रहे थे, क्रेडिबिलिटी पर भी, लेकिन साथ साथ अब एक लीगैलिटी इशू भी सामने आ गया है। कल असेंबली का सेशन होगा सुबह 10 बजे, जिसको कॉल किया है राजा परवेज अशरफ साहब ने, जो कि आइन में कहीं नहीं कहता कि ये वो कॉल करने का हक रखते हैं। ये ज़रूर कहा गया है कि 21वें दिन जो सेशन है वो ज़रूर होल्ड होना चाहिए। अब ये सेशन होल्ड हो सकता था क्योंकि अलवी साहब का इसमें अभी तक कोई इट्स अगेंस्ट हिज विल कि ये सेशन होल्ड होगा, और अब इसकी लीगैलिटी जो है फिर एक और कोर्ट रूम ड्रामा बनेगी। उसके बाद हम ये मामला रिजॉल्व हो सकता था। काश के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों का मामला, रिजर्व सीट्स का मामला पहले तय कर दिया होता, लेकिन क्योंकि हमें हर चीज़ बहुत देर से करने का शौक है तो आज हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से एक खत सामने आ गया है जिसमें कहा जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया कि वो खत में ये कहते हैं क्योंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़े और हमारे पास वो 5 वो इख्तियार नहीं है तो हमें वो कोटा ना दिया जाए। तो अब जो उनके पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अब हो गए हैं या जुड़ गए हैं, तो उनका क्या कसूर है? और अगर ये मामला वाकई पहले रिजॉल्व हो जाता तो अब जो है हामिद साहब फरमा रहे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहबर हैं, उन्होंने फरमाया है कि जी हमने तो एक जनरल खत लिखा था जो जनरल इलेक्शंस के हवाले से नेशनल असेंबली की सीटों के 5% कोटा के हवाले से था कि वो हम डिजर्व नहीं करते, वो हमें नहीं चाहिए, और इस खत में कोई ऐसी बात नहीं है। इस खत से लाताल्लुकी का इजहार किया अली जफर साहब ने, जो कि पीटीआई के दलाइल दे रहे थे, और ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है। और लग तो यही रहा है कि पीटीआई हैज़ मिस्ड द बस। अब ये मिस बस इसको जान के कराया गया या नहीं, अब इसमें मजीद मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि इशाइये हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर के नाम सामने आए हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पुटअप हुआ है, उसमें गुलाम मुस्तफा शाह साहब हैं, और स्पीकर के लिए आया सादिक साहब का नाम सामने आया है, और नवाज शरीफ साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर नॉमिनेट किया है एज प्राइम मिनिस्टर, और ज़ख्मी मुल्क के हालात बदलने की जिम्मेदारी उनके नातमा कांधों पर डाल दी है। सुनिए नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान के जख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, इस वक्त बहुत ज़ख्मी है, और मैं पिछले कई डेकेड से, कई दहाइयों से मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है, इस मुल्क को मुश्किलों से हमने निकालना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे जिसमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाअल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजल करम से जी, अल्लाह के फजल करम से तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और लग रहा है कि आईएमएफ को जो ख़त लिख दिया गया है, आईएमएफ के एमडी को ख़त किया है जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, उनको ख़त जा चुका है। वो जो एमडी हैं आईएमएफ की, उनको गया है ख़त ज़ाहिर है बानी पीटीआई के तवसत से, और रऊफ़ हसन साहब ने उसको पेन किया है, और उसमें यही कहा गया है कि 30% नशस्तों पर दोबारा इलेक्शन या कम अज़ कम उसकी जो वोटिंग का काउंट है या उसका ऑडिट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए बिफोर दे गिव अ न्यू लोन। और अब आपको याद करा दें कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत डिपेंड कर रहा है कि फौरी तौर पर उसने हुकूमत बनाकर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को अवेल करते हुए $6 बिलियन का मजीद कर्जा लेना है आईएमएफ से। आज चीन ने भी कुछ रोल ओवर हमें दिया है, लेकिन वो कितना इसमें हमारी मामलात को सहल करेगा ये देखना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन ऑफकोर्स लीगल बैकग्राउंड भी है। तो मैं जानना चाहूँगी मंदोखेल साहब, आपके तवसत से ज़रा ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत अलग अलग बातें हो रही हैं। कोई कानूनदान कह रहे हैं कि ये असेंबली का सेशन बुलाया जा सकता था, ठीक है, बहुत गलत किया अलवी साहब ने कि ये एक आइनी तरीके से इस चीज़ को नहीं होने दिया, बिला वजह में उनको शौक है कोई ना कोई बात करने का, लेकिन क्या ये हक राजा परवेज अशरफ साहब को आइन देता है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आइन देता है। आइन का आर्टिकल 91 सब क्लास 2 के तहत जनरल इलेक्शन के 21 दिन के अंदर अंदर असेंबली का इजलास बुलाना जरूरी है। अब वो सदर पाकिस्तान बुलाए, स्पीकर बुलाए या ऑटोमेटिकली बुलाए, ये तो आइन का एक तकाजा है। अब जहाँ तक अलवी साहब के का ताल्लुक है,
ये वही अलवी साहब है जो पीटीआई कहते थे इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमा थे और वो तमाशा देख रहा था। इनकी खवातीन के ऊपर बकौल इनके झूठे मुकदमा थी, तमाशा देख रहा था। और इवन के सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आपके पास इख्तियार था पुख्तनख्वा और पंजाब की असम्बली के इलेक्शन का, जो उसने नहीं दिया। आपको याद हो अलीमा बीबी ने ये कहा था कि इमरान खान साहब सख्त नाराज है। अब 6 महीने पहले आरिफ अलवी साहब ने कराची में पीडब्ल्यूडी का 2500 गज का बंगला पसंद किया है, जो कि 5 साल उसने मजे कर लिए ऐवान सदर में, और बाकी जिंदगी वो 2500 गज बंगले पोश एरिया में गुजारेंगे। लिहाजा उनको कुछ न कुछ सियासत भी करनी है, तो उन्होंने ये इकदाम करके, वो कहता है ना उंगली कटवा के शेड्यू में अपना नाम लिखवाने का। तो मैं कहता हूँ ये सरासर जो ना बिल्कुल बिलावल जरदारी साहब ने दुरुस्त कहा कि पहले इसने असम्बली तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी किए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट क्या है जिसमें कासिम सूरी और इनको गट्टी करार दिया गया। और दूसरा इकदाम उसने ये किया है कि आइन के मुताबिक 21 दिन असम्बली का इजलास बुलाना है, और उसने स्टेट अवे इनकार कर दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आरिफ अलवी के दिन खत्म होते जा रहे हैं। अब वो सियासी तौर पे जिंदा रहने के लिए और पीटीआई के ऊपर एहसान करने के लिए, जो कि मुश्किल वक्त में वो खामोश रहे, अपने मजे करते रहे, तो मैं समझ रहा हूँ ये लॉलीपॉप जो ना ये पीटीआई को दे सकते हैं, बाकी किसी पार्टी को नहीं। अच्छा, मैं आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती हूँ, अली खुर्शीदी साहब ने मैं ज्वाइन किया है एमक्यूएम से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका अली साहब। ये फरमा दीजिएगा, आजकल ये मीडिया में बड़ी ऑडियोज़ की लीक चल रही है। अब ये लीक्ड ऑडियोज़ पहले आपके मुस्तफा कमाल साहब की आई जिसको उन्होंने ऑन किया, फिर चसौरी साहब की आई जिसको उन्होंने ऑन किया, लेकिन वो सियाक सबाक से कह रहे हैं कि हट के ये पेश किया गया। लेकिन एक तनाजुर ये बनता नजर आ रहा है, तासुर ये आ रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुश नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक मिसट्रस्ट है। आप इस पर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके कंटेंट पर उसकी क्लैरिफिकेशन तमाम चीजें जो है वो आ चुकी है। एक राइवलरी मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को लेकर। सूबा सिंध पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैड गवर्नेंस की आलातरीन मिसाल है। 15 सालों में अगर मैं सिर्फ शहर कराची की बात कर लूं तो वो शहर जो 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था सन 2008-2010 में, वो शहर जो है 2023 में जाके वर्स्ट लिविंग सिटीज, 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में उनका शुमार होने लगा। इसका मतलब है उनके गवर्नेंस पे सवाल तो बनता है, सर हमारा कंसर्न है, और वो यकीनन लाजमी सी बात है, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है तो उनको ये वाली बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उस पर रिबटल आना पीपल्स पार्टी का नेचुरल है। बट अगर हम नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें हम अपना तई जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है या हमारा जो प्रोपोर्शन है हम वो डालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस मुआशी सूरत हाल से नबर्द आजमा है उसमें किसी एक सियासी जमात के बस की बात ही नहीं रही है कि इन तमाम मसाइल से जो है वो पाकिस्तान को कोप अप कर ले और ऑन ट्रैक आ जाए पाकिस्तान दोबारा। तो मिलकर काम करने की जरूरत है। नेगेटिविटी बहुत सारी है और हम हम 1.5 दिहाई से जो है वो तमाम चीजों को अगर हम कैरी करके आगे की तरफ थ्रू नहीं करेंगे, हमें पीछे छोड़ना होगा। आगे की तरफ एक कुछ कॉमन टर्म्स पे और खासकर इकोनॉमी को सामने रखते हुए किसी चार्टर को ड्राफ्ट करके साइन करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। तमाम सियासी जमातों की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान जिस नहज पर है अब किसी भी जो है वो तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तजुर्बा आपने 2018 में करके देख लिया, आज तक भुगतना पड़ जी। सियासी सर एक तजुर्बा तो हमने करके नहीं देखा सर, एक तजुर्बा आप गलत कह रहे हैं, ज्यादा तजुर्बे हो चुके हैं इस मुल्क में। मैं ऐसा नहीं जानना चाहूंगी ये 169 का ठीक है, 169 सीट्स की जरूरत है और 200 से ज्यादा कहते हैं कि बड़ी कंफर्टेबली नून लीग को मिल जाएंगी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट है, इस्तेकाम की भी है, एमक्यूएम की 17 सीटें हैं, 8 इंडिपेंडेंट्स की भी हैं, जेयूआई की 6 शायद नहीं मिलेंगी, जाहिर है वो तो मेरा ख्याल अपोजिशन बेंच से बैठेंगे। लेकिन आपके जो आईनी तरमीम जिनकी बुनियाद पर आपको वोट भी पड़ा है कि वो आईनी तरमीम जो आप लाना चाह रहे हैं 3, क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? और उसके लिए डेफिनेटली आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट तो चाहिए होगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से ही आईनी तरमीम हुआ करती हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई जो कि ऑपोजिशन में बैठी होगी, जेयूआई शायद ऑपोजिशन में बैठी हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कम से कम काबीना में नहीं बैठी होगी, लेकिन वो आपका साथ देंगे इस मामले में? देखिए, इसमें बड़ी मैं सादा सी इसका जवाब दूंगा कि वो जो आईनी तरमीम जो एमक्यूएम ने ड्राफ्ट की, प्रपोज की और तमाम ही बड़ी सियासी जमातें जो थी उनको सामने पेश की,
वो सियासी, वो उन तरामीम का फायदा अगर खालिसतन सिर्फ MQM पाकिस्तान को होना है तो उठाइए वो तरामीम और साइड कर दीजिए। ये तरामीम पाकिस्तान के तमाम शहर, तमाम गोट, तमाम गांव का, तमाम देहात को, उनकी यूसी, तो उनके शहरों को एम्पावर, फाइनेंशियल अथॉरिटी 18वीं तरमीम के बाद वफाक से निकल के इख्तियारात सूबों पाक हो गए थे, उसको ट्रिकल डाउन करके डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तालके की सतह और यूसी की सतह पर लाने की वो पाकिस्तान का नेक नियति के साथ अगर तमाम ही सियासी जमातें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वो जो एक इख्तलाफात वाला जो ऐनक होता है उसको उतार के अगर इस चीज को थ्रू करेंगे तो किसी को भी इन प्रिंसिपल पे डिसएग्री नहीं होना चाहिए इन पॉइंट्स को लेके। चले बिस्मिल्लाह यही से कर लेते हैं, इसमें बिस्मिल्लाह यही से कर लेते हैं। मंदो खेल साहब, आप इनका साथ देंगे? मुस्तफा कमाल साहब ने जो आप, वो जाहिर है कि एक मुशावरती अमल से गुजरा है मामला, लेकिन उनकी ऑडियो भी आपके सामने, एक मिसट्रस्ट भी है। मंदो खेल साहब, आप साथ देंगे MQM का कराची को संवारने में भी, हैदराबाद में भी जो चेंजेस करने हैं उसमें भी, और जो ये आईनी तरमीम लाने की बात करें उसमें भी? साहब से कि आईनी तरामीम है क्या? आपने आईनी तरामीम को पूछा नहीं उनसे कि वो कौन सा आईनी तरामीम है। ये चाहते हैं कि वफाक जो ना सूबों के, वो ये चाहते हैं कि वफाक सूबों को पैसा न दे बल्कि बल्दियाती नुमाइंदों को डायरेक्ट दे। अच्छा है, इनका तरामीम ये नहीं है कि ये पैसे डायरेक्ट MQM के अकाउंट में दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगला तरामीम उनका ये होगा और ये उस खुशफहमी में है कि मेयर MQM का आता था माजी में, जिस तरह जलसाजी से इनके 17 MNA है, वो माजी में इसी तरह बल्दियाती निज़ाम जलसाजी से लाना चाहते थे, जो कि वो ख्वाब इनके चकनाचूर हो चुका है। और इससे पहले जब ये सिंध हुकूमत में थे तो सिंध हुकूमत के साथ उनके मायदे जो हुए, जहां वाटर बोर्ड मेयर के हवाले की है, जहां बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के हवाले की है, अब वो सारी चीजों के बावजूद उनका मेयर नहीं आ सका, तो अब ये मजीद ख्वाब देख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो आपके सामने आई है मुस्तफा कमाल साहब की और गवर्नर की, और ये वीडियो के साथ साथ मैं तो आपको प्रैक्टिकली सबूत के तौर पे ये दिखा रहा हूँ कि ये काउंटर पार्ट समेत ये बैलेट पेपर है, जो कि मैं कहता हूँ हर किसी के मुंह पे तमाचा है, और यहाँ स्टैंप लगा हुआ है MQM के पतंग का, और इसका बैक साइड ब्लैंक है। और इसी तरह इनकी खवातीन का वीडियो आपके सामने आओगे, किस तरह बंडल बना के और वो डाल देते। और ये सिर्फ नहीं है, ये इस तरह पूरा टोकरा 25 से 30 हजार बैलेट पेपर MQM के टप्पे लगे हुए मेरे हाथ में है। तो मैं तो आपकी तवज्जो से इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने 7 करोड़ की बजाय 26 करोड़ बैलेट पेपर जो बनाए थे, छापे थे, तो क्या वो MQM को बेचे गए? अगर नहीं बेचे गए तो MQM ने ये जाली बनाए, अगर नहीं जाली बनाए तो ये 25 से 30 हजार बैलेट पेपर जो पोलिंग स्टेशन के गेट पे हमारे जालों ने इनके लोगों से छीने, तो ये इसका क्या होगा? वो MQM अभी जो ना इसी तनख्वाह पे काम करते रहिए, न ये 3 में न ये 13 में है। ये आईनी तरमीम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जरा एक मिनिस्ट्री तो लेके दिखा दें, और ये इसी तनख्वाह में काम करेंगे। और खुद इनका गवर्नर मान रहे हैं कि हमें जालसाजी से हमें जिताया गया। खुद मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नू लीग वाले कहते हैं 100% जाली मैंडेट है। तो ये जाली मैंडेट के साथ इनकी ख्वाहिशात जो ना, वो पश्तो में कहावत है, बुढ़िया को कोई शादी पे नहीं बुला रहे थे, वो कहते हैं मेरा बिस्तर जो ना वो सरदार के घर पे बिछा दे। अभी इनको कोई मंदो खेल साहब अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैंने टेलीविजन पे इतने अच्छे प्लेजेंटली देखा कि मुस्तफा कमाल साहब, नवीद कमर साहब, एहसन इकबाल साहब इशाइये पे साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ। आपने जरूर आज इनके मैंडेट चोरी का इल्जाम लगा के इस मामले को खराब करना है शुरुआत से ही। देखिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं, मुस्तफा कमाल खुद कह रहे हैं, इनका गवर्नर खुद कह रहे हैं कि हमने PTI का साथ देके हमें वोट नहीं मिला, हमें जो माजी में 7 वो सीटें मिली थी, वही तो आप मुझे बता दो। तो सोराब गोट एक एरिया है, वहां से इनका कैंडिडेट को जिताया गया। आप ये समझ लो कि 3800 मुस्तफा कमाल साहब के वोट थे, 71,000 इसके अकाउंट में शो की है। और अगर ये 25 से 30 हजार हमारी जालियां ना पकड़ते तो मुस्तफा कमाल साहब 1 लाख की लीड से जाता, और वो मेरे जो 42,000 वोट है वो कहाँ है? आप ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, आप बेफिक्र हो जाए।
ये शमूलियत भी करेंगे, अच्छा ठीक है, ये असेंबली में भी आएंगे सर। आप बगैर तनख्वाह के करेंगे, ये इसी तनख्वाह पे करेंगे, भी छोड़ते आप बगैर तनख्वाह के करेंगे काम, और ये उसी तनख्वाह पे करेंगे, यही कहने की कोशिश करें ना, क्योंकि आप तो काबीना में ही नहीं। हाँ, आप तो बगैर मुआवजे के करेंगे। ठीक है, मशहदी साहब आप जी, हाँ जी जी, क्या कहता हूँ जी सर? सर ये मतलब ये बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो प्राइवेटाइजेशन वाले मामलात भी खुले हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना पसंद करती है उस पॉलिसी को। उसके हवाले से भी आपकी क्या राय होगी? लेकिन अली साहब, अगर आप फरमाना चाहें, कुछ रिएक्शन देना चाहें मंदोखेल साहब के जज्बातियत पे, तो आप अब्दुल कादिर मंदोखेल ने जितनी बातें कही हैं, ये इनकी पार्टी की ये तर्जुमानी कर रही है, पार्टी का इनके पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा नहीं ख्याल है, ये अपनी जाती इख्तरा निकाल रहे हैं। इनका मसला मैं समझ सकता हूँ, इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। ये इलेक्शन हारे में हैं, NA 242 का इलेक्शन MQM से हारे में, तो इनका गुस्सा करना बनता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कागजात में दीगर चैनल्स पे भी देख रहा था, ये दिखा रहे हैं, इनसे बस मुझे पूछना ही था कि इन्होंने प्रिंटिंग इसकी कहाँ से करवाई है, क्योंकि ये खुद ही ले लेके फिर रहे हैं। अगर सरकारी चीज है तो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, फरीक बनाइए, बुलाइए, पूछिए, तमाम चीजें क्लियर कीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने 3 आईनी तरमीम की बात की थी, इन्होंने वो सवाल गंदुम जवाब चुना। भाई वो 3 आईनी तरमीम शहर कराची के लिए होनी है? नहीं, इसका जवाब नफी में होनी है। तो जब पूरे पाकिस्तान से तो MQM के मेयर नहीं बनते हैं ना। ये मसला एक आम आवाम से रिलेटेड मसला है। एक आम आवाम, यहाँ पर ताकत का मंबा कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान को उठा के बना लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, वो बनते हैं 1200। MQM क्या चाह रही है? MQM ये चाह रही है कि ये फाइनेंशियल अथॉरिटी इन 1200 लोगों से निकल के, 5 वज़ीर आला और एक वज़ीर आज़म से निकल के एक इलाके के UC के चेयरमैन के पास आ जाए। वो फाइनेंशियल के, सीवरेज के, पानी के लेकिन सर अब हल कर सकते। ये वो आईनी तरमीम है, ये वो आईनी तरमीम थी जिसका ड्राफ्ट हमने पेश किया था कि भाई जो बड़ी सियासी जमात आएगी इस पे अगर हमसे इन प्रिंसिपली सर आपने जमा करा दिया ये ड्राफ्ट, ये आपने जमा करा दिया है, ये ड्राफ्ट जमा करा दिया आप? ये 3 तरमीम हमने प्रोपोज की थी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सेनेट में ठीक है, हाँ, कौमी की तश्कील फॉर्मेशन होगी, हलफ होगा, उसके बाद हम वहां पे भी जाके ये चीज ठीक है, ठीक है, चलेंगे। आप समझ रहे हैं कि पार्टी का उनका मौकफ ये नहीं है, और ये उनका जाती थोड़ा सा मसला है। चलें ठीक है, अब मैं यहाँ वक्फा लेने जा रही हूँ, आप लोग जरा हमारे साथ थोड़ा सा गुस्सा भी टेम्पर डाउन करते हैं। नेशनल असेंबली का इजलास कल होगा, और अभी इसकी लीगैलिटी के हवाले से भी ज़ाहिर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक प्रोग्राम में भी कहा कि वो ये नहीं समझते कि ये कोई आइनी तरीका है, राजा परवेज़ अशरफ साहब नहीं बुला सकते, और वो यही अपने पार्टी को भी यही मशवरा देंगे कि वो कल इजलास में शिरकत ना करें। लेकिन अब इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मंदोखेल साहब, सर ये फरमा दीजिएगा कि आपको ये कैसे, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है कैसे चलती है वो दिखाई देती है, और 169 का फिगर तो आप लोग अचीव कर लेंगे, लेकिन फिर कितने दिन साथ रह पाएंगे? आपको लग रहा है कि 5 साल मुकम्मल कर लेंगे ये तमाम जमातें साथ? मंदोखेल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? कादिर मंदोखेल साहब से हमारा शायद राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करें वापस उनको ट्राई करें। और क्योंकि ये जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बुनियादी फैसला कर लिया है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। कल हमने ये देखा कि पंजाब असेंबली में भी कुछ 14 मेंबर की 14 नून लीग से थे, और कुछ 3 वजारतें ऑफर की गई थी नून पीपल्स पार्टी को, लेकिन उन्होंने इज्तनाब किया इससे। और फिर उसके बाद एक सीट उसमें से काफ को मिली, एक सीट उसमें से इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिली। अब यही कोई चीज़ यहाँ पर भी बनने जा रही है, और JUIFA ने फैसला करना है कल क्या होगा। और JUIFA का फैसला भी हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि बार बार ये कहते हैं मजलिस शूरा डिसाइड करेगी कि क्या उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा रहना है या नहीं, और अगर रहना है तो क्या वो अपोजिशन बेंच में बैठेंगे या अपने 6 वोट का इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ये मामला है इस वक्त जो ज़ेर गौर है, और इशाइया जारी है। तमाम जमातें जो हैं वो साथ मिलकर कल के लिए खुश भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक ख़त आ गया है सामने। वो ख़त एक तो इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से आया है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर ने जिसका हवाला दिया,
और एक खत वो है कि जो कि रऊफ हसन साहब ने पेन किया है टू MD IMF। और अब हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब ने, PTI के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब शाहीन साहब, एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला जो हल नहीं हो पा रहा, और इस बार अब ये लीगैलिटी है कल सराउंडिंग के कल का जो इजलास है वो चूंकि आरिफ अलवी साहब ने 21वें दिन नहीं बुलवाया, तो क्या आपको ये लगता है कि आइन ये कहता है कि ये हक है स्पीकर का? आपको लगता है इसकी लीगैलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है जनरल सीटों के तनासब से वो सीटें देने का, ये आइन का आर्टिकल 51 कहता है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि 2 दफ़ा इसकी 3 दफ़ा मिसालें मौजूद हैं। एक दफ़ा जब फाटा में इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल असम्बली के, उसमें जो बाप पार्टी को सीटें मिल गई थी 3, उसके ऊपर उनको एक मखसूस नशिस्तों की सीट दी गई बाद में, जो उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी थी, ना ही इलेक्शन लड़ा था। नंबर 2, दूसरी मिसाल आपके सामने एक पंजाब असम्बली वाली है हमारे पास। जो ही हमने ये किया था, बल्कि ये हमारे एक केस में भी उन्होंने 2018 में एक दिन डिले हुआ था, उसमें भी हमें मिला था। और तीसरी मिसाल जो थी वो पंजाब असम्बली की थी, जब 25 लोटे बने थे, उसमें से 20 तो वो थे जिनका दोबारा इलेक्शन हुआ था, और 5 वो थी जो रिजर्व सीटों के ऊपर थी, वो हमें मिली थी। लिहाजा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के और ये फैसला जात भी मौजूद हैं और प्रेसिडेंट भी मौजूद है। लेकिन जो कुछ ये आजकल हो रहा है, ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है, वो सब आपके सामने है। वो क्यों रचाया जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह की जानिबदारी कर रहा है, जिस तरह से जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, ये काबिल अफसोस है। अच्छा, फिर अगर आपकी नज़र में बनता है या नहीं बनता, उसका फैसला आपने इलेक्शन जो असम्बली का इजलास है उस तक क्यों लटकाना है? सबका फैसला आपने वक्त पे पहले कर दिया, दे दिया। अगर आपने खुदा न खास्ता नहीं भी देनी थी PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, आप वक्त पे बता देते, हम अदालत चले जाते। आज कल सुबह अब इलेक्शन है। अब जो ये जो लोग हैं, इनका भी तो हक है ना कि जब इनको मिलेंगी कि ये इलेक्शन लड़ सके, प्राइम मिनिस्टर भी बन सके, स्पीकर भी बन सके, डिप्टी स्पीकर भी बन सके। आपने इनको कैसे डिप्राइव कर दिया? ये सारा का सारा जो कुछ इदारे मिलके, जो इस्टेब्लिशमेंट मिलके, जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी मिलके और हमारे ये इलेक्शन कमीशन मिलके जिस तरह का लोगों के, अवाम के हुकूक के ऊपर, लोगों के वोट के ऊपर, लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं, ये बहुत काबिल अफसोस बात है। ये नहीं होना चाहिए। ये मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करेगा, ये मुल्क को माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार करेगा, ये वो तबाही लाएगा जो PDM 1 की सूरत में तबाही हम देख चुके हैं। उस वक्त तो फिर भी कुछ कम थी, आज इन्होंने जो तबाही मचानी है वो अनलिमिटेड होगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि इदारों को अपनी बेहतरी करनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए। फिर जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है वो गलत है, और जो कल का इजलास है उसूली तौर पर ये प्रेसिडेंट के अलावा नहीं हो सकता था। लेकिन हम फिर भी जाएंगे, हमारे लोग फिर भी ओथ लेंगे। हमने अपने प्रोटेस्ट के साथ साथ अपनी हर पार्टिसिपेशन करनी है। जिस तरह हमें मजबूर किया जा रहा था कि हम इलेक्शन का बाइकाट कर दें, लेकिन हमने कहा बल्ले का निशान छीन लो, हमारे लोगों को गिरफ्तार करो, हमारे लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म छीनो, प्रपोजल सेकेंडर को उठाओ, कैंडिडेट्स को किडनैप करो। उसके बावजूद हम इलेक्शन में जाएंगे, और हम गए और अल्लाह का शुक्र है हम जीते हैं, और 3/4 मेजॉरिटी से जीते हैं। मगर जिस तरह फॉर्म 45, अब मेरा हल्का है, मैं 387 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 है मेरे पास ओरिजिनल ड्यूली स्टैम्प्ड। अब मैं जीता हूं 1,05,000 से, मेरा मुखालिफ 50,000 वोट लेके उसको असम्बली में बिठा दिया। यही तीनों सीटें इस्लामाबाद का हाल है। अब आप देखें, आज निसार चीमा की गुफ्तगू आ गई है, उसने कहा जी मुझे कहा गया आप सीटें लो, मैंने मना कर दिया। तो इस तरह के कई लोग हैं ना। लश्करी रईसानी ने कहा सुबह उठ के मेरे पास आए जी सीट ले लो, मैंने मना कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहता है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जनाब आपका तो 100% जाली है मैंडेट, हमारा 50% 60% जाली है। बात यह है कि वो कहता है हाँ जी ये मैंने कहा है। आप मुझे बताएं, अच्छा वो अचकजई क्या कह रहा है, अख्तर मेंगल क्या कर रहा है, फजलरहमान क्या कर रहा है। आप अगर देखो कि इस तरह का आप अगर गवर्नेंस करेंगे, इस तरह का डाका जनी करके आप ये समझते हो कि हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और ये जो मुल्क को तबाही और बर्बादी के किनारे पे लाके पहले ही खड़ा कर दिया है और मजीद आप इसको डबोने जा रहे हैं। लेट्स कम टू द IMF लेटर सर IMF के लेटर से कोई खातिर ख्वाह को मतलब आपकी नीयत पे शक ही किया जाएगा कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सियासत चले या पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए, क्योंकि आपको पता है कि हमें पैसों की जरूरत है, हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लेनी है IMF से आते ही। जी देखें, सिंपल हमने क्या कहा है, हमने ये भी नहीं कहा कि तुम ये ऑडिट करो या इन्वेस्टिगेशन करो। भाई यहाँ से जो फाफिन ने
जो पैटर्न ने कहा है उसके मुताबिक इसकी सिर्फ तहकीकात करा लें। और क्यों कराएं? इसके लिए जो पब्लिक सपोर्ट के बगैर हुकूमत होगी वो कोई इसमें स्ट्रांग फैसले नहीं कर पाएगी, कोई रिफॉर्म्स नहीं कर पाएगी, ना उनमें कैपेसिटी होगी ना उनमें विल होगी। इसलिए कि आपके $18 बिलियन आप मुफ्त सालाना मराहत दे रहे हैं और आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन कराएगा? मुझे बताएं, इस तरह सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, आप किसी की सीटों के ऊपर डाकाजनी करके बैठ जाओ और हम जाकर घर में सो जाएं। हम लोगों के हुकूक के जिम्मेदार नहीं है क्या? लोगों ने हमें जो वोट दिया है हम उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना करें? हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम तहफ़्फ़ुज़ करें। तो उस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा? इनको तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही कोई नहीं समझता। पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड चीख रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है। तो मुझे बताएं कि ये मुल्क को बेहतरी लाएंगे या मुल्क में तबाही लाएंगे? और फिर ये मजीद कर्जा लेके लोगों के ऊपर जो ₹12 बिजली का यूनिट को ₹70 पे पहुंचा दिया, अब 170 पे पहुंचाएंगे। आज हम जो 15,000 रुपए का बिजली का बिल आता था आज आप 2 लाख रुपए पे दे रहे हैं। जो 200 रुपए का आपका गैस की बिल थी आप 10,000 पे पहुंचा दिया, आप 1 लाख पे या 50,000 पे पहुंचाएंगे। नहीं थे पार्लियामेंट में, आप असेंबली में नहीं थे ना, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मौजूद थी नेशनल असेंबली में। राजा रियाज वाज हार्डली ऑपोजिशन। तो अगर आप अपने हक से आप अपने तरीके से ऑपोजिशन करेंगे तो हो सकता है कारकर्दगी भी बेहतर हो जाए। अगर आप लोग धांधली का रोना ही रोज रोएंगे बैठ के तो फिर आगे मामला तो चलने से रहे ना। नहीं तो जिन्होंने डाका डाला है उनको कहें डाकू भाई आपने बहुत अच्छा कर लिया, आपने जो कर लिया हमारे ऊपर आपके सर पे मुसल्लत हो जाओ, हमारे घर पे काबिज हो जाओ। डाकू भाई आप मेहरबानी करो, एक कोना खुदरा एक गैराज दे दो, हम भी उसमें आके बैठ जाया करें। सर वो यही तो कहते हैं कि 2018 में उन्होंने भी तो दिल बड़ा किया था, अब 2024 में आप दिल बड़ा कर ले। नहीं नहीं नहीं, चाहे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस ना कराने का फैसला हो या मरदमशुमारी में घिरे हुए इंतखाबात, जनरल इंतखाबात, उनकी तारीख देना हो, उसके बाद फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 48 तक का जो मामला है, किसी भी ऐसी जगह पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या ये खुद कर रहा है या ये होने दे रहा है। और अगर ये होने दे रहा है तो वो इदारा जिसको डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को इन ऑर्डर रखना है वो फिर खुद कितना डेमोक्रेटिक है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैज सम आंसरिंग टू डू एंड आई थिंक इनफ इज़ इनफ। और ये वाला जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला है, इसमें रिजर्व सीट्स वाला जो खवातीन वाला और अक़लियत वाला सीट्स वाला मामला है, ये बगैर डिले के इसका फैसला किया जा सकता था। बट ऑफ कोर्स या तो होने नहीं दिया गया या उन्होंने समझा कि करना नहीं है। दीजिए इजाज़त, आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।